सुनवाई होगी तो क्या कुछ होता है ये देखना होगा। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पीयूष, ज्ञानवापी का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है, हलफनामा यहां पर दायर किया गया है, क्या कुछ मांगे? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले को उठाया जा सकता है और आज ये कहीं ना कहीं सुनवाई हो सकती है। क्योंकि अगर हम बात करें तो ज्ञानवापी परिसर में जो शिवलिंग मिला था उसकी वैज्ञानिक पद्धति से जांच कराने के मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में बकायदा एक हलफनामा दाखिल किया है और हिंदू पक्ष की ओर से उस हलफनामे में कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष द्वारा लगातार जो है शिवलिंगम को फव्वारा कहकर अपमानित किया जा रहा है और शिवलिंगम न केवल भारत में बल्कि दुनिया में हिंदुओं के लिए आस्था और पूजा का विषय है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उस हलफनामा में कहा गया है कि इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं देवता पूजा करने के लिए मौलिक अधिकार उनके पास है। अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से इस हलफनामे में बकायदा बताया गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पिछले साल करीब 16 मई को अगर हम बात करें तो एक संरचना मिली थी और जिसको लेकर तमाम जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में भी हुई, हाई कोर्ट में भी हुई। इसको लेकर हिंदू पक्ष का कहना है कि बकायदा विशेषज्ञों की आवश्यकता है इसको लेकर। और आपने देखा कि इस पूरे मामले में हाल ही में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दिया था जिसमें कोर्ट ने कथित शिवलिंग के एएसआई द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से जांच कराने का आदेश दिया था। ऐसे में आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है क्योंकि हिंदू पक्ष ने यह भी कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों द्वारा एक पैनल कहीं न कहीं बनाया जाए और वहां पे स्पॉट क्षेत्र का जो है वो निरीक्षण किया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी का मामला उठता हुआ नजर आएगा और देखने वाली बात होगी कि जब हिंदू पक्ष अपनी दलीलें देता है तो वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ दलीलें दी जाती है। ऐसे में अब इंतजार करना होगा जब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरे मामले में सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ कहता है। बिल्कुल देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा जाता है। पीयूष, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आके भी आपसे अपडेट लेंगे। तो दिल्ली से खबर है जहां बिल्किस बानो केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर यह सुनवाई होने जा रही है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट नहीं पहुंचा था एक दोषी, अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है और इस दौरान क्या कुछ कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर ये बड़ी सुनवाई होने जा रही है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में एक दोषी नहीं पहुंचा था जिसके चलते सुनवाई जो थी वो टाल दी गई थी। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने जा रही है और ऐसे में अब देखना होगा कि इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से बिल्किस बानो का जो मामला सामने आया और उसके बाद दोषियों को रिहा कर दिया गया, उसी को ही चुनौती देने वाली ये याचिका है जिस पर सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जाएगी। पीयूष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में एक दोषी नहीं पहुंचा था, हालांकि आज सुनवाई होने जा रही है, क्या कुछ बताया जा रहा है कि इस सुनवाई में क्या कुछ ऐसे बातें हैं जो रखी जा सकती हैं, क्योंकि ये जो पूरी याचिका है ये दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लगातार आपने देखा कि बिल्किस बानो केस में जब से दोषियों की रिहाई हुई उसके बाद बिल्किस बानो केस में लगातार जो बिल्किस बानो का पक्ष है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में रखा जा रहा है। और पिछली बार जब चूंकि सुनवाई हुई थी तो सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट को बिल्किस अगर हम बात करें दोषी के वकील, दोषियों जो कि जिन पर दोष लगे हैं और जो दोषी हैं उनके वकील ने सुनवाई शुरू होते ही अदालत को ये बताया था कि उनके मुवक्किल जो है वो अभी तक उन्हें औपचारिक रूप से कोर्ट का नोटिस नहीं मिला है क्योंकि वो घर पे नहीं है। इस दौरान उस पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को एक बार फिर से नोटिस सर्व करने की कोशिश करे, अगर तब भी याचिकाकर्ता को जो नोटिस है वो ना दिया जा सके दोषी को, तब एक बकायदा एक अंग्रेजी या गुजराती अखबार में इस नोटिस को छपवा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम बातें कही थी, यानी कि याचिकाकर्ता जो है वो दोषी को नोटिस दें और अगर नोटिस नहीं पहुंच पा रहा है दोषी तक तो किसी भी तरीके से अखबार के जरिए ये नोटिस उन तक पहुंचाया जाए। इसके साथ ही पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं इस पूरे मामले में सुनवाई टाल दी थी और आज की तारीख तय की थी। अब देखने वाली बात होगी कि बिल्किस बानो की ओर से उनकी वकील क्या कुछ कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं और खासतौर पर गुजरात सरकार की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा है किस तरीके से गुजरात सरकार ने भी अपना पक्ष बकायदा इस पूरे मामले में रखा था। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट
लगी हुई है और लगातार क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, छुट्टियों की वजह से इस पूरे मामले में सुनवाई भी कहीं ना कहीं टाली भी गई थी। तो आज ये सुनवाई होने वाली है, काफी महत्वपूर्ण जो सुनवाई है वो बिल्किस बानो केस में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। बिल्कुल पीयूष, और सभी की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ होंगी कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। एसडीएम ज्योति के प्रकरण में कमांडेंट मनीष दुबे दोषी करार दिए गए हैं। आपको बता दें कि डीआईजी प्रयागराज रेंज में सौंपी गई है जांच रिपोर्ट। कमांडेंट पर जल्द हो सकती है निलंबन की बड़ी कार्रवाई। न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। मनीष दुबे की विभागीय जांच कराने की थी सिफारिश। आपको बता दें कि ज्योति पर नियुक्ति विभाग आगे की करेगा कार्रवाई। होमगार्ड विभाग को दी गई कॉल रिकॉर्डिंग की होगी फॉरेंसिक जांच। फॉरेंसिक जांच के बाद दोनों पर जल्द कार्रवाई यहां की जाएगी। तो प्रमुखता के साथ न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को दिखाया था। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। नीलेश, यहाँ पर अब जो रिपोर्ट है वो भी सौंप दी गई है। इस खबर को देखिए, न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। अब यहाँ पर एसडीएम ज्योति के प्रकरण में कमांडेंट मनीष दुबे दोषी करार दिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता के साथ ये दिखाया था कि किस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्य अपने ही पति आलोक मौर्य की हत्या की साजिश रच रही है। तो इस हत्या की साजिश में उनका प्रेमी कमांडेंट मनीष दुबे, जो कि होमगार्ड विभाग में कमांडेंट है, उसको मिलाकर रची जा रही थी। जब इसकी जानकारी आलोक को हुई तो ये पूरा मामला न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता के साथ उठाया था। चाहे वो चैनल ने उठाया हो, चाहे न्यूज वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उठाया हो, आज पूरे देश की निगाहें पूरे मामले पर टिकी हुई हैं कि आखिर मनीष दुबे के ऊपर कब कार्रवाई होगी। इसी बीच जो साक्ष्य मनीष दुबे को लेकर जो है होमगार्ड विभाग में दिए गए थे, आलोक ने जो साक्ष्य जमा किए थे, उसके अलावा जो महिला होमगार्डों ने जो आरोप मनीष दुबे के ऊपर लगाए थे, उनकी तमाम जांचें हुई हैं। डीआईजी प्रयागराज रेंज ने इस पूरे मामले की जांच की है और जांच करने के बाद जांच रिपोर्ट डीजी को सौंप दी है। अब देखना होगा कि जब इस पूरे प्रकरण में मनीष दुबे को दोषी करार दिया गया है और उसके बाद अब क्या कुछ कार्रवाई शासन प्रशासन की तरफ से की जाएगी। हालांकि जो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग है उसकी फॉरेंसिक जांच कराने के बाद ज्योति जो कि एसडीएम है उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है, क्योंकि पूरा मामला उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने संज्ञान में लिया है और ये बेहद ही गंभीर मामला है। एक और पति है, दूसरी ओर होमगार्ड विभाग में तैनात कमांडेंट है जो कि ज्योति मौर्य का आशिक है। तो ऐसे में इन तीनों के ऊपर जिस तरीके से जनता ने अपना आश्वासन और जो सहानुभूति आलोक के प्रति दिखाई है, उसको देखते हुए सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई इन दोनों अधिकारियों के ऊपर होती है, फिलहाल देखना होगा। आज ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की अगर हम बात करें तो दोनों को फैमिली कोर्ट में भी बुलाया गया है। प्रयागराज के फैमिली कोर्ट में दोनों अब से कुछ देर बाद पेश होंगे, तो देखना होगा फैमिली कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश आते हैं। और कॉल रिकॉर्डिंग की इस दौरान फॉरेंसिक जांच भी होगी, ये भी जानकारी मिल रही है। अब आगे की कार्रवाई किस तरीके से बढ़ने वाली है नीलेश? देखिए, बिल्कुल जो दस्तावेज थे, जो आरोप लगाए गए थे, वो तो सिद्ध हो गए हैं, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच होगी तो उससे कहीं ना कहीं जो नियुक्ति विभाग एसडीएम ज्योति मौर्य की जांच कर रहा है उसको कहीं ना कहीं काफी मदद मिल जाएगी। इसलिए कॉल रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी कि दोनों कॉल पर बात करने वाले ज्योति और मनीष दुबे ही हैं। इन तमाम चीजों की पुष्टि करने के बाद ज्योति मौर्य के ऊपर भी बड़ी कार्रवाई होगी। चलिए, देखना होगा कि ज्योति मौर्य पर कब कार्रवाई होती है, क्योंकि अगर पूरे भारत की बात कर ली जाए तो सभी की निगाहें इस केस पर जरूर है नीलेश। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी अब तक साझा की। लखनऊ से खबर है, जहां आईएफएस अफसर निहारिका सिंह की मुश्किलें बढ़ रही हैं। निहारिका सिंह से ईडी अब पूछताछ कर सकती है, ये जानकारी मिल रही है। नोटिस के बावजूद कोर्ट में नहीं पेश हुई निहारिका। 10 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का नोटिस मिला था, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निहारिका सिंह है आरोपी। आपको बता दें कि अकाउंट में पैसों के लेन देन को लेकर अब यहां पर ईडी की तरफ से पूछताछ होनी है। कंपनी के संचालकों पर निवेशकों का पैसा हड़पने का उन पर आरोप है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आखिर क्या कुछ होता है, लेकिन अब यहां पर निहारिका सिंह जिसकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एसके हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। एसके, निहारिका सिंह की मुश्किलें यहां पर अब बढ़ती नजर आ रही है, ईडी यहां पूछताछ कर सकती है। बहरहाल फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है?
निहारिका सिंह जिनसे ईडी पूछताछ कर सकती है। हालांकि ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर उनको नोटिस दिया था और कल पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर लखनऊ बुलाया गया था, लेकिन बावजूद इसके निहारिका सिंह पूछताछ के लिए प्रस्तुत नहीं हुई। हालांकि दोबारा से उनको कॉल हुई है, दोबारा से उसको बुलाया गया है कि वो आए और अपना पक्ष रखें, क्योंकि अनी बुलियन कंपनी के मुख्य संचालक की पत्नी है निहारिका सिंह। ईडी ने मार्च 2021 में मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है जिसको लेकर ईडी जांच कर रही है। वो इंडोनेशिया के बाली में भारतीय दूतावास में आईएफएस अधिकारी निहारिका सिंह तैनात है और निहारिका सिंह के जब खातों की डिटेल देखी गई थी तो उसमें बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन मिला था। हालांकि कंपनी जो अनी बुलियन कंपनी है उस पर निवेशकों का पैसा लेकर गबन करने का आरोप है, बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे इधर से उधर करने का आरोप है। कई जो अनी बुलियन की कंपनियां हैं जिसमें अनी बुलियन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है, अनी बुलियन कमोडिटीज ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड है, उसके अलावा अनी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड है। इन बहुत सारे नामों से ये कंपनियां बनाई गई थी जिसमें बड़े पैमाने पर निवेश कराया गया, लेकिन निवेश कराने के बावजूद जब पूरी चीजें जब मैच्योर हुई तो निवेशकों को पैसा वापस नहीं किया गया। जिस पूरे मामले को लेकर ईडी जांच कर रही है, जिसमें निहारिका सिंह का भी नाम है, क्योंकि निहारिका सिंह के खातों से भी बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन हुआ है। हालांकि देखना यह है कि अगर ईडी के सामने वो प्रस्तुत दोबारा से नहीं होती है तो क्या एक्शन ईडी की तरफ से लिया जाता है। चलिए, अब क्या एक्शन लिया जाएगा देखना होगा। इसके आप नजर बनाए रखिएगा। जो भी अपडेट होगी पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी में 22 जुलाई को लगाए जाएंगे 30 करोड़ पौधे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ अभियान को लेकर चर्चा करेंगे। 5 करोड़ पौधे 15 अगस्त को लगाए जाएंगे, ये लक्ष्य रखा गया है। मानसून सीजन में कुल 35 करोड़ पौधे लगाने का यहाँ लक्ष्य है। वन विभाग ने शुरू की तैयारियां, पौधों की यहां पर जियो टैगिंग भी की जाएगी। तो यूपी में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और ये बताया जा रहा है कि वन विभाग ने इसके लिए तैयारियां भी अब शुरू कर दी हैं। तो लखनऊ से खबर है, जहां तहसील ब्लॉक में लगेंगे पूर्वानुमान षड्यंत्र। तहसील स्तर पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन यहां पर लगेंगे। विकास खंड स्तर पर ऑटोमेटिक रेन गेज यहां पर लगेंगे, ये जानकारी है। इसके साथ ही सर्पदंश, पानी के डूबने, आंधी तूफान से बचाव की तैयारी, जन हानि रोकने के लिए यहां पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। बाढ़ संवेदनशील 50 जिलों के लिए 10.50 करोड़ आवंटित किए गए हैं। वहीं लखनऊ से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय पर आज ज्वाइनिंग होगी। कुछ नेताओं को कांग्रेस पार्टी सदस्यता दिलाने वाली है। दोपहर 1 बजे का समय बताया जा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय पर ज्वाइनिंग का कार्यक्रम होने वाला है। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों के नेता कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो आज कांग्रेस का हाथ कई नेता थामने वाले हैं। इससे पहले भी ज्वाइनिंग कार्यक्रम हुआ था जिसमें कई नेता शामिल हुए थे, लेकिन आज कौन कौन से नेता शामिल होते हैं ये देखना होगा। हालांकि यहां पर बताया जा रहा है कि कुछ नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। दोपहर 1 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर यह ज्वाइनिंग का कार्यक्रम रखा गया है। राजनीतिक दलों के नेता कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते नजर आने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 है, इसको लेकर तैयारियां जहां एक तरफ की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि आज कांग्रेस का कई नेता हाथ थाम सकते हैं। लखनऊ से खबर है, जहां यूपी के 24 पीसीएस जल्द बनेंगे आईएएस। 24 पीसीएस अफसरों की पदोन्नति के लिए डीपीसी का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने यूपीएससी की सभी आपत्तियों का जवाब भेजा है। यूपीएससी जल्द कराएगा पीसीएस अफसरों की डीपीसी। आपको बता दें कि पीसीएस बैच 2004 से 2010 तक का नाम भेजा गया है। इन्हीं में से 24 पीसीएस बनेंगे प्रमोशन के बाद आईएएस अफसर। तो यहां पर यह महत्वपूर्ण खबर आपके लिए। यही गाजियाबाद से खबर है, जहां बस और कार की जोरदार टक्कर हो गई है। इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर यह एक्सीडेंट हुआ है। एक ही परिवार के थे सभी मृतक।
हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने व्यक्त की है। ये सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने घायलों का समुचित उपचार कराए जाने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी यहां पर की है। ये दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये भयावह हादसा हुआ और इसके चलते एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। इस पूरे हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। आज सुबह लगभग 6:04 की घटना है, जब मेरठ एक्सप्रेसवे पर मेरठ की ओर से दिल्ली जा रही एक टीयूवी गाड़ी जिसमें कुल 8 लोग सवार थे, जो एक ही परिवार के थे, उनका एक्सीडेंट हुआ है और एक रॉन्ग लेन में आ रही स्कूल बस द्वारा एक्सीडेंट किया गया है, जिसके ड्राइवर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उस पर गंभीर धाराओं में अपराध पंजीकृत किया जा रहा है और पूछताछ जारी है। वहीं पीलीभीत से खबर है, जहां पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि भट्टे के लिए खोदे गए गड्ढे में पानी भरा हुआ था। कलेक्ट्रेट में परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों ने भट्टे को सील करने की मांग रखी है। डीएम ने परिजनों को कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बच्चों की मौत के बाद मातम पसरा हुआ है। अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है वो ये कि पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। भट्टे के लिए खोदे गए गड्ढे में पानी भरा हुआ था। कलेक्ट्रेट में परिजनों ने इसके बाद जमकर हंगामा किया है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अमित मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अमित, ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। यहाँ पर भट्टे के लिए खोदे गए गड्ढे में पानी भरा हुआ था, जिसमें डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। दरअसल आपको ये बता दें कि उमरिया छत का एक गांव, वहां पर ये घटना हुई। लेकिन ये घटना नहीं पीलीभीत में, इससे पहले भी जब बरसात होती है तो इस तरह की घटनाएं होती है। आपको बता दें कि जब भट्टा मालिक जो है वहां से मिट्टी निकाल लेते हैं खेत से, खेत को तालाब बना देते हैं, उसके बाद क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? जब बरसात के मौसम में जब पानी भर जाता है और इस तरह की घटनाएं होती है, तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना है जहां 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। सबसे बड़ी बात है कि एक ही परिवार के 3 बच्चे थे, चचेरे और तहरे भाई थे। एक 14 वर्ष का था, एक 10 वर्ष का था और एक 12 वर्ष का था। तो 3 बच्चों की डूबने से जब मौत हुई, हालांकि प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन में कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो भाई उनके ग्रामीणों जो उनके परिजन है, उनका कहना है कि भट्टा मालिक पर कार्रवाई होनी चाहिए और कहीं न कहीं इस लापरवाही प्रशासन की भी है। आखिर जब ये खुदाई होती है, खनन होता है, वहां से मिट्टी निकाल ली जाती है, बरसात के मौसम में तालाब को खेत को तालाब पे कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद ये प्रशासन को दिखाई क्यों नहीं देता? जब बरसात के मौसम में तमाम योजनाओं के तहत बरसात को रोकने के लिए घटनाएं घटने ना हो उसके लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं, तो उसके बाद ये प्रशासन इसमें कहां सोता नजर आ रहा है? वहीं जब उसके मामले में वही सिर्फ एक एफआईआर की बात आश्वासन दे करके बात को रफा दफा किया जा रहा था, तो वही परिजनों ने इस मामले में नाराजगी जताते हुए कलेक्टर पहुंचे और वहां जिला अधिकारी के उससे बात की और उस पर कार्रवाई करने की बात की। वहीं हालांकि बता दें जिला अधिकारी जो प्रवीण लक्ष्यकार है, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन तो दिया। अब देखने वाली बात यह है कि कार्रवाई होगी या नहीं, लेकिन इस तरह से जो है मौत का तांडव लगातार होता नजर आ रहा है जनपद पीलीभीत में। पिछले वर्ष भी 4 बच्चों की मौत हुई थी, इस बार भी बारिश के मौत, यानी कि सेम कंडीशन है और भट्टे के लिए तो मिट्टी निकली थी। पिछली बार भी 3 मौतें हुई, इस बार भी 3 मौतें हुई। तो आखिर ये मौत का सिलसिला थमेगा कब? जब इसमें अधिकारी ध्यान देंगे। क्या अधिकारी को दिखाई नहीं देता? क्या राजस्व प्रशासन को ये बात समझ नहीं आती है कि जिस तरह से मौत का तांडव होता है, बरसात के मौसम में खेत को तालाब बना दिया जाता है, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब आप खनन की वहां पर जो है परमिशन दे सकते हैं। और ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि आश्वासन जरूर मिला यहाँ पर, लेकिन अब क्या सच में कार्रवाई की जाएगी कि नहीं ये देखना होगा और इन हादसों पर कब तक लगाम लगेगा ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी हम तक साझा की। आगे बढ़ते हैं। कासगंज में गैंगरेप पीड़िता के सुसाइड मामले में सियासत अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। 13 जुलाई को मृतका के परिजनों से मुलाकात करेगा सपा का डेलीगेशन, ये जानकारी मिल रही है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल 10 सदस्यीय प्रतिनिधियों का यहां पर गठन किया गया है। डेलीगेशन में पूर्व मंत्री और विधायक इसमें शामिल है, गुन्नौर विधायक भी इसमें शामिल है बताया जा रहा है। अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है पुलिस। कल मृतका के परिजनों से मिलने सपा पहुंचे थे। आपको बता दें कि सपा के जो जिला अध्यक्ष है विक्रम यादव, वो पहुंचे थे।
हालांकि अब इस पे सियासत नजर आ रही है। पीड़ित परिवार से यहाँ पर सपा का डेलीगेशन मिलेगा, ये जानकारी है। आयुष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। आयुष, यहाँ पर अब सियासत यहाँ पर उठती नजर आ रही है, रंगरूप यहाँ पर सियासत का साफ तौर पर देखा जा रहा है। पीड़ित परिवार से यहाँ पर सपा का जो डेलीगेशन है वो मिलेगा। हालांकि इससे पहले सपा जिलाध्यक्ष विक्रम यादव ने भी मुलाकात की थी परिजनों से। देखिए, बिल्कुल गजडोडवारा कोतवाली क्षेत्र का ये 3 दिन पूर्व का मामला है, जहां पर एक पीड़िता द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है। केरोसिन ऑयल जो है वो छिड़क कर आत्महत्या कर ली जाती है, आग लगा ली जाती है। जिसके बाद इसमें पूरे मामले में सियासत तेज होती है और जो सपा का डेलीगेशन है वो 13 जुलाई को जो पीड़ित परिजन है उनसे मिलने पहुंचेगा। इस पूरे मामले में जो सपा की जो पूरी पार्टी है और जो पदाधिकारी है वो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस द्वारा अब तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है और जो जमीनी रंजिश है वो इसमें पुलिस मान रही है। हालांकि जो गैंगरेप के जो धाराएं होती है उसमें पीड़िता का जो मुकदमा है वो उसके पिता के द्वारा दर्ज कराया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा किसी भी आरोपी की अब तक इसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जिसके बाद सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा की है कि 13 जुलाई को सपा का डेलीगेशन पहुंचेगा, जिसमें 10 सदस्यीय टीम मौजूद रहेगी जो परिजनों से मुलाकात करेगी। परिजनों से मुलाकात करने के बाद पुलिस से बातचीत की जाएगी और इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात की जाएगी। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो है वो सियासत नजर आ रही है, क्योंकि एक तरह से सपा का डेलीगेशन मिलने पहुंचता है। सपा की जो पार्टी है वो लगातार इस पूरे मामले पे निगरानी बनाए हुए है। चूंकि कल बीजेपी जो सपा के जिलाध्यक्ष कासगंज के विक्रम सिंह वो भी पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे थे और जो अभी डेलीगेशन है वो भी 13 जुलाई को परिजनों से मिलेगा और इस पूरे मामले में पुलिस से बातचीत की जाएगी। परिजनों से पहले बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई इसमें हो रही है, पुलिस द्वारा कैसा सहयोग मिल रहा है और उसके बाद ये पुलिस से बातचीत की जाएगी। हालांकि देखिए, इस पूरे मामले में अभी तक बता दें कि किसी भी आरोपी की पुलिस जो है वो गिरफ्तारी नहीं कर पाई है, क्योंकि पुलिस अभी भी जमीनी रंजिश के तहत इस पूरे मामले को देख रही है कि जमीनी रंजिश थी जिससे पीड़ित होकर उस लड़की ने जो है वो सुसाइड कर ली, लेकिन जो है वो परिजन आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, अब यहाँ पर ये जो पूरा मामला है वो अब सियासत भी रंग रूप लेता जा रहा है। हालांकि अब क्या कुछ होता है देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी अब तक साझा की। आगे बढ़ते हैं, अमरोहा से खबर आपको बताते हैं। नेशनल हाईवे 9 पर अलग अलग 2 हादसे हुए हैं। वाहन ने बाइक सवार कावड़ियों को टक्कर मार दी है, ये जानकारी है। मुरादाबाद अस्पताल में इलाज के दौरान एक कावड़िए की मौत भी हो गई है, दूसरे कावड़िए की हालत नाजुक बताई जा रही है। देर रात बाइक से जल लेकर मुरादाबाद जा रहे थे ये कावड़िए। माजिब हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। माजिब, कैसे ये हादसा हुआ? जी बिल्कुल, मैं बता दूं ये पूरा मामला अमरोहा जनपद के नेशनल हाईवे 9 से जुड़ा है, जहां जो है देर रात तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार कांवड़िए की इलाज के दौरान मुरादाबाद जनपद में मौत हो जाती है। और दूसरा बड़ा सड़क हादसा जो है वो गजरोला में गोड़ होता है। जो डीजे से लदी डीसीएम थी वो पलट गई है, उसमें भी जो डीजे में बैठे हुए लोग थे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक की जो है उसमें भी हालत गंभीर बनी हुई है, उसका मुरादाबाद में इलाज चल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरह से प्रशासन ने दावे किए थे सीएम योगी के साफ तौर पर आदेश थे कि किसी भी कांवड़िए को लेकर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और रोड को डाइवर्ट कर देना चाहिए, इस तरह से रोड को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस इतनी सतर्क होने के बाद अमरोहा जनपद में 2 सड़क हादसे हुए, जहां एक अज्ञात वाहन ने सवाल ये है कि कब तक कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो इस बुलेटिन में